रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे, यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार श्रोताजन, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के एक और सामूहिक प्रयास एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स में मैं दिव्या गोसाई आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम की संचालिका मुंबई शहर से हूँ और एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ लाइव कास्टिंग आर्टिस्ट हूँ। पेपरवेव टीवी, राब्ता और अन्य कई मंचों पर संचालिका के रूप में कार्यरत हूँ। यह श्रृंखला अपने आप में एक अनोखा प्रयास है उन 16 लेखकों का जिन्होंने इस किताब टॉकिंग फिंगर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स में अपने मन की बात, अपने विचारों को संजोया है। यह सभी लेखक 8 से 27 वर्ष की आयु श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह कि हर उम्र से जुड़े अनुभवों को एक साथ एक जगह पर हमारे लिए लेकर आए हैं। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा यह प्रयास है कि ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप सभी तक पहुंचा सके। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ने जा रहे हैं वे हैं महाराष्ट्र सोलापुर की निवासी और 17 वर्षीय नवनीत की माताजी श्रीमती नेहा कुलकर्णी। नेहा जी, रेडियो उड़ान के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दिव्या जी, मैं रेडियो उड़ान और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया कहना चाहूंगी मुझे इस मंच पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करने का ये अवसर देने के लिए।
जी नेहा जी, एक बार फिर से आपका इस मंच पर स्वागत है। तो प्रश्न उत्तर का सिलसिला हम शुरू करते हैं। नेहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें नवनीत को बड़ा करने के और उसकी परवरिश के बारे में अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। जी नवनीत बहुत ही प्यारा बच्चा था, हंसते खेलते हुए। ना कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशंस थी, ना ही कोई डिलेड माइलस्टोन्स। 1.5 साल तक सब ठीक था। उसके बाद हमने देखा कि उसकी स्पीच डिले हो रही थी, सोने में परेशानी होती थी। वो रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोता था, बहुत ही हाइपर था और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता नहीं था। ना ही उसे किसी खेल में कोई इंटरेस्ट था। बस सिर्फ एक टॉय लेके स्पिन करते हुए एक कोने में बैठ जाता था। उसे ऊंची आवाज से बहुत तकलीफ होती थी, कभी कभी कान लाल हो जाते थे। तब हाँ, हम अपनी पेडिट्रिशियन से मिले और नवनीत का ईईजी और बेरा टेस्ट करवाया। रिपोर्ट्स में सेंसरी न्यूरल डेफनेस आया और रिपोर्ट्स के बेसिस पर ईएनटी ने हियरिंग एड दिया, पर नवनीत हियरिंग एड फेंक देता था। तब हमें लगा कि समस्या कुछ और ही है, क्योंकि वो टीवी देखता था, मोबाइल पर गाना सुनता था। तब गाना सुनता था तब हम बेंगलुरु मेरे पेरेंट्स के पास गए और वहाँ परिजमा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हमने पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। एक बार फिर ईईजी और बेरा टेस्ट किया गया। रिपोर्ट्स में कोई न्यूरल डेफनेस नहीं दिखा। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। रिपोर्ट्स से थोड़ा दिलासा हुआ कि हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने नवनीत की असेसमेंट्स और काउंसलिंग किए। तब ऑटिज्म विद एडीएचडी का डायग्नोस हुआ। उस वक्त नवनीत 3 साल का था। ऑटिज्म ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया था। 15 साल पहले ऑटिज्म के बारे में इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं। डॉक्टर ने बताया था कि ये उम्र भर का प्रोसेस है और इसका कोई इलाज नहीं है, पर रेगुलर थेरेपीज और मेडिकेशन से उसके बिहेवियर में सुधार आ सकता है और वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। पहले हमें थोड़ा वक्त लगा अपने आप को मानसिक रूप से संभालने में। फिर ट्रीटमेंट और थेरेपीज शुरू हुई। कुछ मेडिकेशंस एडीएचडी के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। हम ट्रीटमेंट और थेरेपीज के लिए कुछ महीनों तक बेंगलुरु में रहे, पर क्लाइमेट की वजह से नवनीत बार बार बीमार पड़ने लगा। फिर हमने होम प्रोग्राम्स लिए और वापस सोलापुर आ गए। पर हमारे यहाँ तब तक कोई थेरेपी सेंटर नहीं था, ना ही कोई स्पेशल स्कूल जो ऑटिज्म के बच्चों के ऊपर काम करे। इसलिए फिर मैंने होम स्कूलिंग की और उसकी दैनिक जीवन के कार्य पे काम करने लगी। हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी किया था, जिससे कारण बहुत बदलाव आया। हाइपर एक्टिविटीज थोड़े कम हुए और सोने की तकलीफ थी वो भी कम हुई। कुछ साल बाद हम पुणे में डॉक्टर ओसवाल थेरेपी सेंटर फॉर ऑटिज्म में हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिले और ओटी असेसमेंट्स कराया। वहाँ हमें पता चला कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, जिसके सभी लक्षण नवनीत में थे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने थेरेपीज और सेंसरी टाइट एक्टिविटीज के प्रोग्राम बनाए। नवनीत की सेंसरी जरूरतों को समझते हुए नवनीत को फाइन और ग्रॉस मोटर फंक्शनिंग में भी तकलीफ थी। फीडिंग दिक्कत भी ज्यादा थी। डॉक्टर ने कुछ ओरल मसाजेस और ओरल एक्टिविटीज के भी प्रोग्राम एडवाइस किए। डॉक्टर ने मुझे घर में ये सब एक्टिविटीज कैसे करवाना है उसके लिए गाइड किया। मैंने सेंसरी टूल्स के मटेरियल्स परचेज किए और घर में एक्टिविटीज लेना शुरू किया। जब नवनीत 10 साल का था तब हमारे यहाँ VXL एजुकेशनल ट्रस्ट एक एनजीओ शुरू हुआ। हम वहाँ जाने लगे। नवनीत को फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स की भी समस्या थी, पर फिजियोथेरेपी से उसमें ज्यादा बदलाव आया। बहुत प्रयास के बाद जब हैंड राइटिंग और स्पीच डेवलप नहीं हो रही थी, तब मैंने उसे टाइपिंग सिखाया और साक्षरता पर काम शुरू हुआ। धीरे धीरे टाइपिंग से कम्युनिकेशन शुरू हुई। कम्युनिकेशन पहले से ही थी, हम हाव भाव से ज्यादा संबोधित करते थे। मैंने लेटर बोर्ड का भी उपयोग किया और लेटर बोर्ड से नवनीत को ज्यादा आसानी हुई। सीखने और सिखाने के इस प्रवास में बहुत सारी मुश्किलें भी आई, नए नए प्रयोग भी हुए, गलतियां भी हुई। मैंने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा।
धीरज से कैसे काम करना है वो मैंने सीखा। मैं नवनीत की इस 17 साल की भावुक सफर को आसान बनाने के लिए नवनीत के पापा को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिनके सहयोग और विश्वास के बिना ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। आज मेरा बेटा एक लेखक है, उसे इस मुकाम पर लाने के लिए मेरी पूरी परिवार का भी बहुत योगदान है। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। जी नेहा जी, हम आपके और आपके परिवार के इस अतुलनीय योगदान की तहे दिल से सराहना करना चाहेंगे और नवनीत को आज लेखक के रूप में निखारने के लिए आपको ढेरों बधाई। ये कहना गलत नहीं होगा नेहा जी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए नेहा जी, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आप हमें बताएं नेहा जी कि आपके बच्चे के लिए टॉकिंग फिंगर्स लिखने की शुरुआत कैसे हुई? टॉकिंग फिंगर्स बुक की एडिटर पद्मा जी ज्योति जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने पुस्तक प्रकाशन के बारे में मुझसे चर्चा और सभी को साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न भेजे गए। सभी लेखकों को 1 महीने का वक्त दिया गया प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। भारत देश में ये पहली पुस्तक है जिसमें 17 नॉन स्पीकिंग लेखकों की आत्मकथा और उनके ऑटिज्म की सफर के अनुभव उन्होंने व्यक्त किए हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उन 17 लेखकों में मेरे बेटे नवनीत का भी नाम शामिल है। जी बिल्कुल, ये कहना न केवल आपके लिए गर्व की बात है नेहा जी, बल्कि आज हमारा मंच भी नवनीत के साथ जुड़कर खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा है। तो नेहा जी, हम जानना चाहेंगे कि जब अभिभावकों को थेरेपिस्ट या डॉक्टर के माध्यम से ये सूचित किया जाता है कि ये बच्चा अब कभी बोल नहीं सकेगा, तो आप अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए क्या सिफारिश या सलाह या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं उन्हें टॉकिंग फिंगर्स की किताब पढ़ने की सलाह देना चाहूंगी। जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है। स्पीच और कम्युनिकेशन ये 2 अलग शब्द हैं। बच्चे बोल नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सुन भी नहीं सकते या सोच नहीं सकते। वो सब महसूस करते हैं। उनके प्रति आपका बर्ताव, ये स्वभाव भी समझते हैं। स्पीच के बिना भी कम्युनिकेशन यानी संचार हो सकता है। कम्युनिकेशन के और भी अलग तरीके या माध्यम है। आप AAC मतलब ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। AAC के अलग प्रकार है जैसे हाईटेक, मिडटेक और लोटेक। हाईटेक बेस में बच्चों को कुछ कम्युनिकेशन एप्स के द्वारा कैसे इंटरेक्ट करना है वो सिखा सकते हैं। ये लर्निंग एप्स पिक्चर और टेक्स्ट बेस्ड एप्स है। लो टेक में आप पेक्स यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्किल्स के कम्युनिकेशन बोर्ड्स, बुक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वर्णमाला और शब्दों का ज्ञान है तो आप टाइपिंग, राइटिंग और लेटर बोर्ड्स के द्वारा कैसे कम्युनिकेट करना है वो सिखा सकते हैं। अगर आप बहुत सालों से उनके स्पीच पर काम कर रहे हैं और कोई प्रगति नहीं है तो आप प्लीज AAC का प्रयोग कीजिए। कम्युनिकेशन हर बच्चे का हक है। जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा नेहा जी कि एहसास और जज्बात शब्दों के पाबंद नहीं होते और बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारी निश्चय ही सबके लिए लाभदायक साबित होगी। नेहा जी, जैसे हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ख्वाब जरूर बुनते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने बेटे के लिए आपके मन में कुछ सपने होंगे जो आपने संजोए होंगे, वो सपनों को आप हमारे साथ साझा करें। मेरे बेटे नवनीत के सपनों को पूरा होते हुए देखना ही मेरा भी सपना है। वो एक उत्कृष्ट लेखक बनना चाहता है। नवनीत की अब तक 2 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। 15 साल की उम्र में पहली प्रकाशित पुस्तक अपने हाथों में देखने का अनुभव अविस्मरणीय था। उस पुस्तक से जो भी धनराशि जमा हुई उसने सभी अनाथ बच्चों के लिए दान में दे दी। नवनीत भविष्य में अनाथ बच्चों की शिक्षण के लिए मदद करना चाहता है।
हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना कुछ सोचता है। जी बिल्कुल, गर्व की बात तो बिल्कुल है। और नेहा जी, कहना गलत नहीं होगा कि आपके और नवनीत के पिताजी के सहयोग और स्नेह के बिना ये शायद मुमकिन भी नहीं हो पाता। जैसे सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो नेहा जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप हमें बताएं कि जागरूकता और समावेश के मामले में आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जी, समाज में जागरूकता तो यकीनन हो रही है, परंतु स्वीकृति अभी भी नहीं है। विशेष बच्चों के प्रति लोगों की सोच बदली नहीं है। अभी भी समाज ने इन बच्चों को खुले दिल से स्वीकारा नहीं है। लोग जब इन बच्चों को मन से स्वीकार लेंगे, उन्हें समझेंगे, उनकी हुनर को पहचानेंगे, तब हम एक समावेशी समाज को हकीकत में देख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आज समाज में बेशक जागरूकता की जरूरत है और हमें यकीन है कि हम सब के ये छोटे छोटे प्रयासों से समावेशी समाज हकीकत में देखने को जल्द ही मिलेगा। तो नेहा जी, नवनीत की ओर से आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। नवनीत अपनी भावनाओं और विचारों को कविता के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रश्न का उत्तर उसी के द्वारा लिखे हुए एक कविता जो अंग्रेजी में है, आई एम स्पेशल आई एम मी, के द्वारा ये संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये न केवल एक कविता है, बल्कि हर एक ऑटिस्टिक बच्चे की आवाज है जो चाहते हैं कि हम उन्हें समझे और समझने का प्रयास करें। जो ये कविता कुछ ऐसी है, आई एम स्पेशल आई एम मी, आई एम स्पेशल born with special skills. I am racing with my own thoughts. Don't force me on changing myself. I am happy the way I am. I am more different but not less. I have more feelings and emotions. My behavior is my communication. I don't use always verbal manding. I am more frustrated with loud noise. It hits my eardrums very hard. I am struggling with sensory system. Step into my shoes before judging. I am more interested in lining toys. I have more justification for what I play. I get bored to play enough with other kids. I incite my own flow of play. I am lost in my own world. You are not trying to enter. I am waiting for your time when you read my mind. I am just hunger of your love. I don't need any gifts, any surprise. I just want your kindness and empathy without bullying, without staring. जी, बहुत उम्दा और गहरी सोच से भरी इस कविता के लिए नवनीत का हार्दिक अभिनंदन है नेहा जी। दिव्या जी, नवनीत की इस कविता को हिंदी अनुवाद करने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी और साथ ही आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप इसे हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। जी बिल्कुल नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये सौभाग्य आपने हमें दिया। तो मैं श्रोताओं के सामने यही नवनीत की कविता का हिंदी रूपांतर, हिंदी अनुवाद साझा करना चाहती हूँ। मैं हूँ, मैं खुद में ही संपूर्ण हूँ। मैं खास हूँ और कुछ बेहद खास हुनर के साथ जन्मा हूँ मैं। मन भीतर अपने ही ख्यालों में उलझा हूँ मैं। नहीं करो मजबूर मुझे कि अब बदलूं अपना अस्तित्व मैं। जैसा भी हूँ खुद में संपूर्ण हूँ मैं। हाँ माना तुम सा नहीं, कुछ अलग सा हूँ मैं, पर हर एहसास और जज्बात को बखूबी समझता हूँ मैं। अपने हाव भाव से ही दूसरों से जुड़ पाता हूँ मैं। बिन शब्दों के सहारे भी सब कह जाता हूँ मैं। नहीं झेल पाता इन ऊंची आवाजों का शोर मैं। उस कचोटते दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं। संवेदना प्रणाली की हलचल से दिन रात हूँ बिखरता मैं। बिन तजुर्बे मेरी पीड़ा को आंकने का मत करो प्रयास तुम। खेल खिलौनों के इस संसार में तलाशता हूँ सुख चैन में। अपने इन अनोखे खेलों में पा लेता हूँ सुकून में। नहीं सुहाता दूसरे बच्चों सा कोई खेल मुझे। बंद आंखें कर मिल जाता एक अपना सा संसार मुझे। हाँ, मदमस्त खुद में ही कहीं खोया रहता हूँ मैं। कोई भी मेरे समीप आने की कोशिश
क्यों कभी करता नहीं। तुम्हारे वक्त के कुछ लम्हों के इंतजार में हूं मैं, जब मेरी खामोशी को भी आवाज दे पाऊंगा मैं। तृष्णित हूं तुम्हारे स्नेह और प्रेम का मैं, नहीं चाहिए कोई तोहफे या उपहार मुझे, सिर्फ तुम्हारा प्रेम और स्नेह ही तो चाहिए मुझे। बिना किसी शर्तों और घूरती नजरों के मिल जाए कोई अपना मुझे, मिल जाए कोई अपना मुझे। भावों से परिपूर्ण इस कविता को आज हिंदी में अनुवाद करने का मुझे मौका देने के लिए नेहा जी न केवल आपका परंतु मैं नवनीत का भी शुक्रिया करना चाहूंगी। तो नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि और श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि जैसे नेहा जी ने इतने विस्तार से हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए तो नेहा जी सबसे पहले आपका हार्दिक आभार। साथ ही मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि टॉकिंग फिंगर्स किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी इसी ऑडियो के विवरण में दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। टॉकिंग फिंगर्स टीम को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान और पद्मा जी और चित्रा जी, जिनके अथक प्रयास का परिणाम यह किताब टॉकिंग फिंगर्स है, का हार्दिक आभार और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। मैं रेडियो उड़ान और द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की पूरी टीम को और द टॉकिंग फिंगर्स की एडिटर्स पद्मा जी, चित्रा जी को मेरी और नवनीत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। जी नेहा जी, धन्यवाद आपको भी। बस जाते जाते 2 लाइनें आप मेरी तरफ से नवनीत के लिए। हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही हूँ कश्ती मुझी में है समंदर मेरा। तो इसी के साथ नेहा जी, आपने अपना समय निकालकर हमारे बीच आए, उसके लिए मैं आपका और नवनीत के सफर की जानकारी देने के लिए रेडियो उड़ान और हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद नेहा जी। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो
दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।